गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग फिर एक नए विषय पर आ रहे हैं, रिपोर्टरी से संबंधित। रिपोर्टरी के बहुत सारे लाभ हैं और सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया लाभ है हम लोग दवाओं के संबंध के विषय में जान जाते हैं। दवा का संबंध जानना हम लोगों के लिए आवश्यक इसलिए भी होता है क्योंकि अगर कोई दवा हम दे रहे हैं और दोबारा जब दूसरी दवा देनी होती है तो उसमें क्या संबंध होना चाहिए। अच्छा, अगर उसके बाद में उसका कोई पॉइजनस इफेक्ट हो या कोई साइड इफेक्ट हो या किसी तरह का इफेक्ट हो तो उसे रोगी को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा रोगियों को के साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रख करके हर एक सिस्टम में दवाओं का अध्ययन किया जाता रहा है और उनके रिलेशनशिप का, उनके संबंध का जानकारी होता रहा है। दवाओं का जानकारी संबंध के विषय में जानकारी होता रहा है। आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि रिपोर्टरी के माध्यम से आप दवाओं के संबंध के विषय में कैसे जान सकते हैं, क्या उसका आधार क्या है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिलेशनशिप का अध्ययन यूँ तो डॉक्टर हैनीमैन ने भी किया था और उसमें तत्कालीन सभी महारथियों ने किया था, परंतु इसका जो एक सिस्टेमिक अध्ययन जो है, इसका एक नियमित रूप से अध्ययन पहली बार डॉक्टर बॉनिगसेंस ने किया था। जैसा कि आपको ज्ञात है, डॉक्टर बॉनिगसेंस ने एंटीसोरिक रेमेडीज के ऊपर में एक रिपोर्टरी तैयार किया था और उस रिपोर्टरी को तैयार करने के साथ ही उनका ध्यान दवाओं के रिलेशनशिप के ऊपर में गया और उस रिपोर्टरी के तत्काल बाद, उस रिपोर्टरी के तैयार होने के बाद वो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, दवाओं के संबंध में उन्होंने जानकारी प्राप्त करना शुरू किया और उसके लिए एक दस्तावेज के रूप में पब्लिकेशंस का काम करने लगे और वो प्रकाशन की ओर में आगे बढ़े। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज का जनरली जो हम लोग समझते हैं, जो सामान्य हम लोगों के दिमाग में बातें आती हैं, वो है कि दवाओं का कम्प्लीमेंट्री पूरक क्या हो, एंटीडोटल क्या हो, उसका दुश्मनागत क्या हो या उसका फॉलोअप क्या होगा। और ये डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर नर, डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर बोरिक ने इसका विधिवत व्यवहार अपने सिस्टम, अपने व्यवहार में, क्लिनिक में और अपने स्टडीज में किया है। रिलेशनशिप का जो टेबल है, आप जिप्सन मिलर के विषय में आपने सुना होगा, उन्होंने भी किया था और उन्होंने इस तरह से कई अधिकांशतः जितनी भी मेट्रिया मेडिका आप देखते होंगे उनमें रिलेशनशिप, अंत में दवाओं का क्या एंटीडोटल संबंध है, एक दूसरे का क्या संबंध है, इसको देने का प्रावधान शुरू से ही बन गया और आज अधिकांशतः सभी मेट्रिया मेडिका में आपको दवाओं का संबंध दिया हुआ है। लेकिन जो जानकारी इंडिविजुअल मेडिसिन में है, एक अकेले दवा में है, उसे हम विस्तार पूर्वक कैसे देख सकें, यह उससे जानकारी नहीं हो पाता है। मान लीजिए कैल्केरिया कार्ब और सल्फर के विषय में जानकारी आपको कैल्केरिया कार्ब पढ़ते समय में हो जाता है, तो आपको यह जानकारी नहीं हो पाता है कि कैल्केरिया कार्ब का अन्य किसी दवा के साथ में अच्छा या बुरा संबंध है। तो छात्रों, आज हम लोग इसी विषय पर जो एक सिस्टमिक अध्ययन करने का प्रयास किया गया था, वह प्रयास को हम लोग देखने जा रहे हैं। डॉक्टर बॉनिगसेंस को कहा जाता है कि इन्होंने जो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज किया, उस शुरुआत में उसे कॉन्कॉर्डेंस के रूप में कहा, उसे कहा उन्होंने कॉन्कॉर्डेंस। कॉन्कॉर्डेंस शब्द का
उन्होंने इस्तेमाल किया। और बॉनिगेसेंस का ये जो प्रयास है बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत सारे आज के डेट में इसका लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उस कॉन्कॉर्डेंस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। आपके मेट्रिया मेडिका भी बहुत सारे हैं जहाँ की कॉन्कॉर्डेंस शब्द का इस्तेमाल किया। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है कि एक हार्मोनी, एक रिलेशनशिप, एक के साथ में दूसरा का क्या संबंध है, इसको ध्यान में रख करके तो हम जब दवा पढ़ते हैं तो एक रोगी के साथ में दवा का कॉन्कॉर्डेंस बनाने का प्रयास करते हैं। दवा सिलेक्ट करने का मतलब कि दवा का रोगी के साथ में एक हार्मोनी स्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। ये हम लोगों का व्यवहार है और कॉन्कॉर्डेंस शब्द बहुत ही पवित्र शब्द भी माना जाता है और इसका साइंटिफिक मीनिंग भी हुआ करता है। तो ये इन्होंने पहले समय में कॉन्कॉर्डेंस वर्ड किया, बाद के लोगों ने कई एक जगह पर इसे रिलेशनशिप भी कहा और कॉन्कॉर्डेंस भी कहा। ये बहुत बड़ी बात है कि ये कॉन्कॉर्डेंस जो का अध्ययन हम लोग किया करें। डॉक्टर धावले मुंबई के, वर्तमान नहीं पहले जो एमएल धावले हैं, उन्होंने कहा है ए सिस्टेमिक यूज ऑफ द कॉन्कॉर्डेंस is not only steer the prescriber to second prescription but also guide him to many more prescriptions when the previous choice has proved a close miss। उन्होंने कहा जब पहली दवा के बाद में जो दूसरी दवा के विषय में केवल एक ही दवा नहीं कई एक ऑप्शन आपके सामने में रख देता है, ऐसा होना चाहिए। और यह कॉन्कॉर्डेंस का जो पार्ट है, आपको एक दवा नहीं, अगर आप मेट्रिया मेडिका में पढ़े कि इसके बाद में यह है तो आप एक ही दवा पर आपका ध्यान होगा, लेकिन जब रिपोर्टरी के माध्यम से आप कॉन्कॉर्डेंस को देखते हैं तो आपका ध्यान, आपके पास में एक खुला ऑप्शन होगा जो उस दवा के अलावा भी और कोई दवा उसमें हो सकता है। तो उन्होंने कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर को ऐड किया, एक अध्याय के रूप में रिपोर्टरी में जोड़ा है अपने थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में। डॉक्टर हेनीमैन भी अपने जो उनके पेरिस के केस बुक हैं वहाँ पर आपको कॉन्कॉर्डेंस का, रिलेशनशिप का उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, उनको दिखलाए हुए हैं, जैसे एकोनाइट और सल्फर का, बेलाडोना और कैलकेरिया कार का, और बॉनिगेसेंस के समय बॉनिगेसेंस भी इस चीज़ का उन्होंने अध्ययन किया कि कैलकेरिया कार जो है सो सल्फर के बाद में काम कर सकता है, सिपिया के बाद में कॉस्टिकम का काम कर सकता है, सिपिया के बाद में लाइको काम कर सकता है। इस तरह के कई एक एक्सपीरियंस, अनुभव डॉक्टर हेनीमैन अपने केस बुक, पेरिस के केस बुक में लिख रखा है। तो इन सारे दस्तावेजों का अध्ययन करने के पश्चात डॉक्टर बॉनिगेसेंस ने 1836 में जो पब्लिकेशंस किया उसका नाम है रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन 1836 में। और वह चाहते थे कि एक फ्लेक्सिबिलिटी हो और उसका वाइडर यूज हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसमें लचीलापन हो, जिसे कि हम एक दवा पर नहीं, हमारे पास में, क्योंकि एक चिकित्सक होने का मतलब क्या होता है, आपके पास में कई एक ऑप्शन खुले होने चाहिए, यह नहीं तो यह नहीं तो यह, ऐसे ऑप्शन हमारे पास में होने चाहिए। तो इस चीज को इन्होंने लाने का प्रयास किया। इसीलिए सिस्टमिक अल्फाबेटिकल रिपोर्टरी, जिसको कि हम लोग एंटीसोरिक रिपोर्टरी 1832 में जो प्रकाशित हुआ था, उसके बाद में 1836 में द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, किनशिप मतलब भाईचारा, दवाओं के बीच में भाईचारा, और यह पहला प्रयास है जो कि होम्योपैथी रिपोर्टरी में है और लाया गया। और यह इसलिए हम लोग इसको कहते हैं, यह केवल सोरिक रिपोर्टरी में पहले रहा, एंटी सोरिक रिपोर्टरी के लिए रहा, लेकिन बाद में चल करके ये और भी इसका विस्तार किया गया। तो यह 36 जो है और पहले प्रयास के कारण हम लोग डॉक्टर बॉनिगेसेंस को यह भी मानते हैं, यह डॉक्टर बॉनिगेसेंस जो थे सो फादर ऑफ रिलेशनशिप और किनशिप ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन है। उन्होंने दवाओं का संबंध में रिपोर्टरी के संबंध में उन्हें फादर ऑफ रिपोर्टरी कहते हैं, और दवाओं के संबंधों के विषय में, रिलेशनशिप के संबंध के विषय में भी हम लोग डॉक्टर बॉनिगेसेंस को फादर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज कहते हैं। डॉक्टर बॉनिगेसेंस ने क्या देखा? डॉक्टर बॉनिगेसेंस ने कहा कि सभी दवा
जो है सो एक ही जगह पर नहीं होते हैं। कुछ दवाई मानसिक स्तर पर उनका संबंध होता है, किसी का ऑर्गन के आधार पर होता है। यानी कि जैसे चेस्ट है तो चेस्ट के सिमिलरिटी कुछ और कई एक दवाई होंगे, लीवर है तो लीवर के सिमिलर कुछ और दवाई होंगे, मेंटल है तो मेंटल के लेवल पर कई एक दवाई होंगे। तो ये चीज़ जो है तो उनको कहा कि तो अगर वह कैलकेरिया कार्ब और लाइको है तो कैलकेरिया और लाइको का जो संबंध है वह किस जगह पर है, किस स्थान पर है, किसके लिए है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोगों को उन्होंने कहा कि हमको विस्तृत ढंग से इसका हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए और उन्होंने इसका एडिशंस जो है सो अपने रिपोर्टरी में किया। और तो ये आपका इवोल्यूशन इसको कहते हैं, इसका जो बुनियाद है वह आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर बॉनी गिब्सन के इस ये किनशिप ऑफ रिलेशनशिप। केवल क्लिनिक ये केवल अध्ययन की बात नहीं है, इसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखने की बात है, क्योंकि केवल थ्योरेटिकल वे में दवा का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना आसान है रिपोर्टरी के माध्यम से, लेकिन क्या वह प्रैक्टिकली वह हो सकता है कि इस चीज को एलेबोरेट विस्तृत रूप से उन्होंने बाद में चल करके थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर को दिया, जो कि फिर रिलेशनशिप के नाम से और बाकी लोगों ने इसको इलॉबरेट किया। डॉक्टर बॉनी गिब्सन कहते हैं कि मेरा कार्य पूरा नहीं है, ये अधूरा है, क्योंकि मैं कुछ ही दवाइयों में के विषय में काम कर रहा हूँ। मेरे समय में मैं अभी तक जो उपलब्ध है उन्हीं दवाइयों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में कई एक नई दवाओं का एडिशन होगा, कई एक नई रिपोर्टरी का विस्तार होगा। आज के समय से आने वाले समय में रिपोर्टरी का विस्तार होगा और रिपोर्टरी हमेशा विस्तारित होता रहेगा, मिट्रा मेडिका हमेशा बढ़ता रहेगा और हर एक समय में यह विस्तार के साथ में हमें इस रिलेशनशिप को कंप्लीट मान लेना सही नहीं होगा। यह इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट रहेगा और समय के साथ में यह अपडेट होता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये इनकम्प्लीट है बट इट नीड्स अपडेशन, उसे आपको अपडेट करते रहने की आवश्यकता है। और कहने का मतलब है कि आप जो रिपोर्टरी के में जो कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर को देखते हैं, रिलेशनशिप चैप्टर को देखते हैं, उसको आप कभी भी पूरा और सत्य अकेला सत्य मत मानिए, क्योंकि आने वाले एडिशंस का को भी ध्यान में रख करके आपको अध्ययन करना है। ये डॉक्टर बॉनी गिब्सन ने अपने इसके प्रीफेस में, इसके प्रस्तावना में इस बात को लिखा है कि हमें यह आवश्यक है। कॉन्कॉर्डेंस जो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में है वो बहुत ही एक्यूरेट माना जाता है आज के डेट में भी, और इसके अंदर में बहुत सारे रेमेडीज के टाइटल और फ्लेक्सिबिलिटी और करेक्शंस किया गया। उन्होंने अपने समय में करेक्शंस किया गया और इसे रिलेशनशिप को बढ़ाते जाया गया। और 10 सालों में थेराप्यूटिक्स में बनाने में 10 साल लगा और 10 साल में इन्होंने जो चैप्टर ये एस्टैब्लिश किया, कंपैरिजन ऑफ इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ये बीटीपी में पब्लिश हुआ। और बीटीपी मतलब थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में आया और फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट जो है सो कॉन्कॉर्डेंस का रास्ता, उन्होंने रास्ता बताया कि वे हमारा कॉन्कॉर्डेंस है, रिलेशनशिप का बनाना है और यह आपको 10 साल में यह कार्य पूरा कर पाए। इसके अंदर में जो है सभी चैप्टर में रूब्रिक्स दिए गए हैं विथ रेमेडीज और उसके साथ में ये उनका संबंध। और इस दवाओं का केवल ऐसा ही नहीं है, रूब्रिक्स के ग्रेडिंग भी किए गए हैं, है ना, ग्रेडिंग भी किए गए हैं, जो कि डॉक्टर ये बॉनी गिब्सन के में जो ग्रेडिंग है वह 5 ग्रेडिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। डॉक्टर एलन भी इस 5 रिलेशन में ग्रेडिंग को उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसके अंदर में जो भाग देखिएगा
देखिएगा हर एक दवा के साथ में जो रिलेशनशिप का भाग है उसमें पहला माइंड है, दूसरा लोकेलिटीज है, तीसरा सेंसेशन है, चौथा ग्लैंड है, पांचवा बोन्स है, स्किन है, स्लिप्स एंड ड्रीम्स है, ब्लड है, ब्लड एंड सर्कुलेशंस है, उसके बाद में फीवर है, नाइन्थ में एग्रीवेशंस है और फिर अन्य रिलेशनशिप है और लास्ट में एंटीडोट है और इंजूरियस। ये दो चीज को उन्होंने ऐड किया, यानी कहने के अंदर में हर एक दवा के साथ में उन्होंने 12 सेगमेंट बनाए, 12 सेगमेंट बनाए। यानी कि अगर एकोनाइट को देना है तो एकोनाइट का माइंड का किसका रिलेशनशिप है, एकोनाइट के लोकेलिटीज का किसके साथ में रिलेशनशिप है, एकोनाइट के सेंसेशन का किसके साथ में रिलेशनशिप है, ग्लैंड्स का किसके साथ में रिलेशनशिप है। ऐसा करके उन्होंने ये एडिशंस को प्रेजेंट किया, जो कि एलन के द्वारा ये सुधार किया गया। डॉक्टर हेनी थेराप्यूटिक्स पॉकेट बुक्स में भी यह दिया गया है, लेकिन इसे मॉडिफाई किया गया, रेक्टिफाई किया गया एलेंस के एडिशंस में। और आप जैसा कि जानते हैं रिलेशनशिप में वैल्यू जो दिया गया है, जो इटैलिक से स्पेस्ड मार्क में है उसको 5 संख्या दिया गया, जो सीधे इटैलिक से उसको 4 दिया गया, स्पेस्ड रोमन को 3 मार्क दिया गया, रोमन को 2 मार्क दिया गया और रोमन जो ब्रैकेट में है उसको 1 मार्क दिया गया। तो ये ग्रेडिंग किया गया हर एक साथ में। जैसे कि मान लो कि एकोनाइट में किसी सल्फर के साथ में ग्रेडिंग मेंटल रिलेशनशिप देना है तो वह मेंटल जो है सो इटैलिक्स में होगा या स्पेस्ड होगा, वो उसके संबंध के आधार पर, उसके इंटेंसिटी के आधार पर वहाँ पर रिलेशनशिप है। यानी कि लोगों ने जैसा ये इंटेंसिटी की बात मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ कि इंटेंसिटी को इस तरह से मत मानिए कि उसमें बहुत ज़्यादा है, ये लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ये प्रैक्टिकल क्लिनिकल रास्ते से दवा के विषय में जो जानकारी है वह ग्रेडेशंस को इंडिकेट करता है और यह कंपेयर करने में हम लोगों को काफ़ी मदद करता है। अगर आप मेट्रिया मेडिका में दवा का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हम किस स्थान पर किस दवा को कंपेयर करें, किस जगह पर किस दवा के साथ में किसके लिए कंपेयर करें, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि इसका किसी भी चीज़ को लेकर के कह देंगे ये ठंडा है तो ये गर्म है, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी पाल्सेट्ला को हॉट रेमेडीज कहते हैं और इसका कंपैरिजन हम सिपिया के साथ में करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये ऐसा है, हम कहेंगे कि सिपिया का मेंटल फिजिक पाल्सेट्ला से कैसे मिलता जुलता है, सिपिया का किस लेवल पर सिपिया का संबंध जो है सो पाल्सेट्ला के साथ में और किस जगह पर नहीं है। क्योंकि सभी जगह पर अगर होता तो सिपिया और पाल्सेट्ला के सिपिया की जगह पर हम लोग पाल्सेट्ला दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिपिया को सिपिया की जगह पर देंगे और पाल्सेट्ला को पाल्सेट्ला पर देंगे। यानी कि अगर आप किसी पेशेंट में कोई मेंटल अफेक्शंस ज़्यादा है तो मेंटल अफेक्शंस की प्रधानता देंगे, अगर चेस्ट के अफेक्शन ज़्यादा है तो चेस्ट के अफेक्शंस को ज़्यादा प्रधानता देंगे, अब गैस्ट्रिक की प्रधानता है तो हम लोग गैस्ट्रिक की प्रधानता ज़्यादा देंगे। ऐसी बात उन्होंने कहा क्योंकि स्पेसिफिसिटी आती है। टोटलिटी का मतलब यह नहीं होता है कि हम किसी उसके जनरल खाली लें, उसके पर्टिकुलर को भी टोटलिटी से पर्टिकुलर बाहर नहीं होता है, जनरल के साथ में पर्टिकुलर को लेकर चलना पड़ता है। यानी कि टोटलिटी कहने का मतलब यह नहीं होता है कि वह जनरल से बाहर होगा, वह जनरल पर्टिकुलर बाहर होगा, पर्टिकुलर को एकदम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने लोकेलिटीज का भी के साथ आधार पर भी दवाओं का रिलेशनशिप को हम लोगों को दिखलाया है। कॉन्कॉर्डेंस पढ़ने से क्या फायदा है, लोग कहते हैं कि इससे लाभ क्या है। तो इसे हमारा मेट्रिया मेडिका का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम दवा के विषय में जानकारी, दवा का जो मेमोराइज करने की बात होती है, याद करने की बात होती है, दिमाग में बैठने की बात होती है, वह दिमाग में बैठ जाता है। नहीं मैं यहाँ पर जैसे पेशेंट के सामने में आपके पास में अगर 2 दवा के बीच में फंसे हुए हैं तो आपको दिमाग में यह बैठ जाता है कि हाँ ये नहीं, ये इस लेवल पर है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बात बहुत जरूरी है कि दवा हम ऐसे ही नहीं दे देते हैं, हम उसके रिलेशनशिप का अध्ययन करने के साथ में देते हैं।
और इसे निकालने के लिए प्रैक्टिकल किया जाता है। इसके यूज क्या है इस चैप्टर का? बेसिक पर्पस जो है इसका टू फाइंड आउट एप्रोप्रिएट रिलेटेड ग्रुप ऑफ रेमेडीज फॉर ए पर्टिकुलर रेमेडी, है ना। एप्रोप्रिएट जो रिलेटेड ग्रुप ऑफ रेमेडीज होगा उसको निकालना है, और जब हमें इसे करना है तो इससे रिलेटेड रूब्रिक्स को खोजने में मदद देता है, जो कि एलिमिनेट करने के लिए काम में आता है, और इससे जो रिजल्ट आते हैं वह ग्रुप ऑफ रेमेडीज को इंडिकेट करता है। और इसे कब व्यवहार करेंगे? रिलेटेड ये कब व्यवहार करेंगे? इसके डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस में। डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस में हमारा कोई भी दवा किसी भी क्लिनिकल कंडीशंस के लिए काम कर सकता है। पल्सेट्ला एक्यूट केसेस में या कहीं भी पल्सेट्ला काम कर सकता है, लेकिन पल्सेट्ला को किस क्लिनिकल कंडीशंस में किस समय में इस्तेमाल किया जा रहा है आप जानते हो। पल्सेट्ला को हम लोग जनरली क्या कहा करते हैं कि थर्स्टलेस रेमेडी है। तो क्या हमें दिमाग में यह नहीं आता है कि पल्सेट्ला पानी भी पीता होगा? तो पल्सेट्ला कब तक पानी नहीं पीता और कब तक पानी पीता है, ये उसके क्लिनिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। और क्लिनिकल कंडीशन जब थर्स्टलेस का आएगा तो पल्सेट्ला बनेगा। अगर क्लिनिकल कंडीशन थर्स्टलेस का नहीं है और उसके बाद भी हम पल्सेट्ला के लक्षण आ रहे हैं तो हमारे लिए वह शायद पल्सेट्ला नहीं होगा। तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। थर्स्टलेसनेस हो जाना, यह कह देना, ब्रांडिंग कर देना कि पल्सेट्ला थर्स्टलेस मेडिसिन है, यह गलत होगा, क्योंकि पल्सेट्ला का जो थर्स्टलेसनेस है किसी खास सेंसेशन में, किसी खास लोकेलिटी में, किसी खास चैप्टर के साथ में ही उसका ये हो सकता है। इसका इंडिकेशंस कहाँ, क्या क्या आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो? एक तो पहला है एंटीडोट के लिए, है ना। अगर गलत दवा हो गया तो एंटीडोट करना है। हेरिंग्स लॉ को क्योर फॉलो नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ क्योर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग क्यूरेटिव वे में सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन को कैसे आगे बढ़ाएं। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इसलिए दिया जाता है कि हमारा पहला काम दवा जो है सो अधूरा काम किया है, उस काम को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, हमारे साथ में बहुत सारे समय में ऐसा भी बात आता है कि हम लोग का वन साइडेड डिजीज, आप पढ़े होंगे, लक्षण हमारा या तो मेंटल प्लेन पर ज़्यादा है या फिजिकल प्लेन पर ज़्यादा है। अगर मेंटल प्लेन पर है तो हम मेंटल प्लेन के आधार पर हम आधा टोटलिटी आ रहा है, तो इस समय भी हमें आपको टोटलिटी के लिए हमें ये जानने की जरूरत होती है, ठीक है। तो दूसरा है क्रॉनिक डिजीज सीक्वेंस। क्रॉनिक डिजीज में एक ही दवा से बीमारी सारा समाप्त हो जाएगा, ऐसा ये आइडियोलॉजी है, यह सैद्धांतिक है। व्यवहार में हमें दवा के लेयर्स, रोग के लेयर्स एक के परत पर दर परत बैठने के कारण ही क्रॉनिक बनता है। जो क्रॉनिक बनता चला जाता है दवा का लेयर के कारण, रोग के लेयर के कारण। तो एक लेयर हटाइएगा तो दूसरा लेयर हटाइएगा तो तीसरा लेयर, और हर एक लेयर पर जाने के लिए हो सकता है कि दवा में परिवर्तन करना हो। तो सीक्वेंस ऑफ रेमेडीज कैसे को निर्धारित करने के लिए भी हमें एंटीडोट का ये रिलेशनशिप को जानना है। फिर कभी कभी हम लोग को अल्टरनेटिंग सिम्टम मेडिसिन को भी यूज करते हैं, जहाँ की ड्रग पिक्चर्स जो है सो अल्टरनेट फेज करता है। तो क्या अल्टरनेटिंग फेज में अगर आता है तो एक समय में हम एक स्टेट सिम्टम्स का दवा देंगे, दूसरा दवा देंगे, लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि अल्टरनेटिंग सिम्टम्स है तो हमारे लिए दवा एक ही होगा जो कि दोनों कंडीशंस के लिए इंडिकेट होता है। और बहुत समय में जो एग्रेवेशंस होता है और उस एग्रेवेशंस का अध्ययन करने के बाद में हमें दवा को इंटेंसिटी के आधार पर हमें चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर रॉबर्ट ने इसके जो समरी इसका ये बनाया है, एक्यूट केसेस में जहाँ सिम्टम्स लीड टू द रेमेडी देयर इज नो सेटिस्फैक्ट्री क्लियर कट सिमिलरिटी। एक्यूट केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट केस में इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेटेड था लेकिन अच्छा काम नहीं किया, वहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉनिक केसेस में सिमिलिमम था लेकिन बहुत अच्छा नहीं व्यवहार हुआ, वहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
एडवांस्ड पैथोलॉजिकल कंडीशंस में पेशेंट को तो हमको सुपरफिशियली एक्टिंग कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज देना होता है, वहाँ इसका इस्तेमाल। तो कहिए कि इस्तेमाल क्या ये किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह जो अध्ययन है, रिलेशनशिप है, हम लोगों के लिए प्रयास करने का, इसका स्किल डेवलप करने की हमें आवश्यकता है। लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं क्या हैं? टीएफ एलन ने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन लगा हुआ है पॉलीक्रेस्ट में ये बहुत अच्छा है। पॉलीक्रेस्ट मतलब जिन दवाओं के लक्षण बहुत ज़्यादा ज्ञात है उनके लिए तो है बहुत अच्छा है, लेकिन जिन दवाओं का लक्षण हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है वहाँ पर हम लोग इसके कॉन्कॉर्डेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो साथियों, आज हम लोगों ने इसके केस को इस बात को जानने का कोशिश किया कि हमारा ये इस बात को जानने का कोशिश किया कि कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर का क्या काम है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें दवाओं का अध्ययन करने के समय में और रिपोर्टरी के अध्ययन करने के बाद समय में और दवा का चुनाव करने के पश्चात प्रिस्क्रिप्शन बनाने के पहले हमें रिलेशनशिप का अध्ययन करना आवश्यक है। बिना रिलेशनशिप को अध्ययन किए हुए आपका प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जब आप पहली दवा दे देते हैं तो दूसरी दवा के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। प्रिपेयर्डनेस है ना, कहते हैं कि तैयार रहना, यह हमारा एक चिकित्सक का काम होता है, कि वैरियर का काम होता है कि हम जब गोली चला दिए तो दूसरे उसका जो प्रतिक्रिया होगी उसके लिए भी हमें पहले से सचेत रहना पड़ेगा। तो यह हमको मदद करता है हम लोगों को इसके अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है ना। तो कॉन्कॉर्डेंस का ये यूज है और हम लोगों के लिए बेहतरीन मैसेज है हम लोगों को। और कंपैरेटिव मैथमेटिका आप अपनी पोएट्री पढ़ना शुरू करो, रिलेशनशिप के साथ में पढ़ना शुरू करो और इसका व्यवहार करो। समय के साथ में पाओगे कि यह मैथमेटिका जो है सो बहुत ही आसान विषय है। आपके पास में यह ज्ञात हो जाता है कि नहीं, यहाँ पर है बहुत सिमिलर है ना, बहुत सिमिलर मेडिसिन है जो कि पैरेलल चलता है। लगता है कि ये दवा में कोई अंतर ही नजर नहीं आता है, लेकिन दवा, हर एक दवा को इसके जगह पर उसको सब्स्टिट्यूट मेडिसिन का हम लोगों के सिस्टम में अलाउड नहीं है। इसके जगह पर ये दे दें, ऐसा नहीं होता है। तो पैरेलल राइट मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो आज का हम लोगों का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स और एंटीसोरिक रेमेडीज के रिलेशनशिप को अध्ययन करने का कोशिश किया। यह रिलेशनशिप का एक स्रोत है। मैं और भी डिटेल्स में इसके संबंध में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो हम लोग अलग से देंगे। आज यह इंट्रोडक्शन टू द रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज है, खास करके बॉनिगसन के द्वारा फादर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज को के श्रद्धांजलि के साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ।